What is the adverse effect of insisting on the same answers from all children? यानी सभी बच्चों से एक ही जैसे उत्तर पे आप जोर दे रहे हैं कि सबको एक ही तरह का उत्तर देना चाहिए। क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस बात का कि सबसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम तरह का उत्तर दे, यानी बच्चे रोबोट बन जाएं, अपना दिमाग ही ना लगाएं, अपने एग्जाम्पल्स ही ना दें, तो ये रट्टाफिकेशन है। इट विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम लिसनिंग टू द टीचर। यह बच्चों को शिक्षक की बात सुनने से हतोत्साहित करेगा। नहीं, शिक्षक की बात ही तो सुन रहे हैं वो। अगर वो सेम उत्तर दे रहे हैं तो शिक्षक की बात ही तो सुनना सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इट विल स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग इन द क्लासरूम। यह बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा। शिक्षक ने ये थोड़ी कहा है कि जवाब ही नहीं देना है, बट सबके जैसा देना है, एक ही जवाब देना है। तो जिससे एक ने सुन लिया सारे बच्चे वही जवाब देने लगेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बोलना ही बंद हो जाएगा। कुछ हद तक एक्सप्रेशन प्रभावित हो सकता है, बट नहीं। इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। ये सही उत्तर है कि ये बच्चे की खुद की समझ, खुद की सोच, खुद की कल्पना शक्ति, वो इमेजिन करता, कुछ नया जवाब लेकर के आता, कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता, कुछ उदाहरण देता अपने जीवन के अनुभव के आधार पे, वो उससे रोक देगी ये चीज। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो कहा है जो किताब में लिखवा दिया है, जो नोटबुक में लिखवा दिया है, वही जवाब बिल्कुल उल्टी करके आना है, यानी उसी को उगल देना है पेपर में। एक शब्द भी इधर उधर किया तो नंबर कट जाएंगे। तो इससे बच्चा अपना दिमाग लगाना ही छोड़ देगा, रट्टे पे ध्यान जाएगा, बस रोट लर्निंग हो जाएगी फिर तो इससे ये नुकसान होगा कि वो अपनी इमेजिनेशन जो उसकी हो सकती थी, उसकी क्रिएटिविटी निकल करके नहीं आएगी। इट विल एनकरेज चिल्ड्रन टू कॉपी फ्रॉम अदर्स। ये तो कोई मतलब इतना पॉजिटिव बात है ही नहीं। मेन मुद्दा है ये कि उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन दब जाएगी। कॉपी करने के लिए वो एनकरेज करेगा, और ये सब सेकेंडरी बातें। मुद्दे की बात है सी ऑप्शन। ठीक, तो कुछ ऑप्शंस तो आपको जस्ट भटकाने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन? अब इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग कह लीजिए। आप ये क्वेश्चन आता ही है, पहले से आता है ये। क्रिटिकल थिंकिंग पे अब ज्यादा जोर आ गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, बट थिंकिंग स्किल पे क्वेश्चन हमेशा से आता है सीटेट में, इवन क्रिटिकल थिंकिंग पे भी। ठीक है ना? इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच कौशल या चिंतन कौशल का विकास करा पाएंगे या बढ़ावा दे पाएंगे कि बच्चे की सोचने की क्षमता पे प्रभाव पड़े। बताओ एक बार। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ है। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न कि आपकी क्या ओपिनियन है किसी चीज को लेकर के, है ना? आपकी क्या ओपिनियन है किसी चीज को लेकर के। कोई कह रहा है लहंगा कितने का था। संडे वार्ता में करेंगे ऐसी फालतू बातें, पढ़ लो अभी। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न मतलब जहां पे आप बच्चे की ओपिनियन मांग रहे हैं। ओपिनियन से रिलेटेड इस बार भी एक क्वेश्चन था ना, क्योंकि ओपिनियन फॉर्म करने में आपका दिमाग लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे की ओपिनियन क्या है, इस पे सोचना पड़ेगा। एक तो मुझे पता नहीं क्या डिसलेक्सिक जैसी बिहेवियर हो रहे हैं आजकल, मेरे स्पेलिंग इधर उधर हो गई दिमाग में, है ना? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न। क्लोज्ड एंडेड में कोई सोचना डेवलप नहीं होता, क्लोज्ड एंडेड है, यस और नो, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी यस और नो, या फैक्चुअल क्वेश्चन में आपका अपना दिमाग नहीं लगता। देश की राजधानी क्या है आप फटाफट से बता देते हैं, दिल्ली है, तो ये इसमें आपका दिमाग नहीं लगा, ये फैक्ट है। ठीक है ना? बेस्ड ऑन प्योरली ऑन रीडिंग टेक्स्ट, यानी सिर्फ पढ़ के ही क्वेश्चंस कर पाए वो नहीं। पर्सनल रिस्पॉन्स, उनका क्या विचार है, उनकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो इसमें उनकी थिंकिंग प्रोसेस निकल करके आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। समस्या समाधान दृष्टिकोण में अपनाए गए चरणों को सही क्रम में लगाना है आपको। पहला ऑप्शन है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को परिभाषित करना। अगर इसमें अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम होता तो वो नंबर 1 हो जाता, क्योंकि पहले आप समस्या के प्रति जागरूक भी हैं या नहीं, कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है स्कूल पेपर में, इस बात को लेके आप अवेयर भी हैं कि नहीं, पहले तो वो स्टेप हो जाता। लेकिन वो यहां दिया नहीं हुआ, क्योंकि इसके कई सारे स्टेप्स हैं, कोई फिक्स स्टेप नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग के यानी समस्या समाधान के स्टेप्स या चरण दिए हैं। यहां पे हमें अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा, हमें आ रहा है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तो हम इसको फर्स्ट बना देंगे। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम। तो आप डिफाइन करेंगे कि पेपर में आपका 2.5 घंटे का पेपर है, यानी 150 मिनट मिलती है सीटेट में। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाए, कहां समस्या थी? तो आप बताएंगे ईवीएस के छूट गए थे, इंग्लिश के पैसेज में ज्यादा टाइम लग गया था, गलत लैंग्वेज भर दी थी। तो आप डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम को और डिटेल में बता रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया। भाई प्रॉब्लम को पहले समझेंगे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं कि ये प्रोबेबल रीजंस रहे होंगे। जैसे कोई कह रहा है 3 बार से पास नहीं हो पा रहा हूं, तो आप प्रोबेबल रीजन लगाइए कि आपने पढ़ाई कम की, आपने सही जगह से ठीक से पढ़ा के नहीं पढ़ा,
आपने प्रैक्टिस कम की थी, या फिर आपने OMR शीट कभी लगा के ही नहीं देखी। ये प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं आपके फेलियर के या पेपर टाइम पे ना हो पाने के। ये बात सही है कि प्रैक्टिस की कमी है, तब भी आप स्लो रह जाएंगे, पेपर का टाइम निकल जाएगा। अगर आपने कभी OMR प्रैक्टिस ही नहीं की, प्रीवियस ईयर देखे ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, आप सोच रहे हैं वन लाइनर आएंगे, पेपर में पूरी कहानी आ रही है क्वेश्चंस की, तो आपको परिकल्पना क्या होती है, आपके थोड़ा सा लॉजिक के बेस पे आप हाइपोथेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं फेलियर के। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब ये जो परिकल्पना आपने की है, इसको टेस्ट भी तो करोगे कि क्या ये सही है या नहीं है, तो डिफरेंट तरीके लगाओगे, ये भी बात हो गई। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस। साक्ष्य का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन। जो साक्ष्य आया है उसका विश्लेषण, और फिर जाकर क्या फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन। देखो, टेस्ट करने के बाद हाइपोथेसिस, आप कंक्लूजन पे चले जाते हैं, और कंक्लूजन निकालने के बाद फर्स्ट ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं यहां पे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, देख लेते हैं भाई, रुक जाओ। फर्स्ट ऑप्शन है ABCDE, यानी जैसे ही लगे हुए हैं वैसे ही लगा दो, ये कह रहे हैं आप लोग। देखो बी और ये ए बी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सी क्या है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, फिर सीधा ई पे चले गए, यानी एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस। ए के साथ ही चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एनालाइज किया और फिर आपने फॉर्मुलेट कर दिया जो भी आपकी हाइपोथेसिस थी, जो भी रीजंस थे उनको, और फिर आप एक कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ इसी वजह से हम फेल हो रहे थे, या फाइनल कंक्लूड कर पाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गाइडलाइंस टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। कि बच्चों में प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ावा मिले, कि बच्चा प्रश्न पूछे और अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे, जिससे उसके डाउट्स क्लियर हो या अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। पहला ऑप्शन है स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर। सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त कर दो। बच्चे बता रहे हैं मैं बताऊं, आपने कहा नहीं ये है इसका उत्तर, बात खत्म। अब आपने सही उत्तर पहले से ही दे दिया, तो बच्चा कहां से क्वेश्चन पूछना सीखेगा या कहां से उसके आंसर तक पहुंचेगा। क्वेश्चनिंग स्किल में तो आप प्रोब करते जाते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं। प्रोबिंग बोले तो और गहराई में, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं सीधा आंसर मार दिया दे करके कि लो भैया ये है सही आंसर, फिर तो बच्चा सोचेगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। एनकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचना, इसको हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग इतना पॉजिटिव है कि इससे ज्यादा पॉजिटिव, या जो आजकल सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं ग्रीन फ्लैग, जवाब हो ही नहीं सकता। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहता है। 99.99% केसेस में डाइवर्जेंट थिंकिंग की कहानी वो नहीं है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, बहुत रेयर ही डिस्करेज लिखा हो तब गलत हो सकता है, अदरवाइज डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है। अलग अलग दिशाओं में सोचना। मॉडल गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स, आप बच्चे को अच्छी क्वेश्चनिंग स्किल्स का उदाहरण पेश कीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे से एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फिर अगर किसी ने जवाब दिया तो उस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये है आदर्श प्रश्न पूछने का तरीके को बढ़ावा दे रहे हैं आप। रिस्पॉन्ड इन एन एनकरेजिंग वे, उत्साहजनक तरीके से जवाब दें कि आप भी एक्साइटेड हैं जवाब देने के लिए। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों सही हैं, बट इस तरह का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। क्या गलत पूछा था, सही पूछा था इन्होंने। इज आर गाइडलाइंस टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, नहीं फर्स्ट तो कभी नहीं होगा। फर्स्ट तो जहां जहां है वहां से हटा दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिल गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 75% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्या कहता है भाई, देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उदाहरण कौन सा है। बाल केंद्रित मतलब जहां बच्चा सेंटर में है, इसको लर्नर सेंटर्ड भी कह सकता है, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। बात बराबर ही है कि बच्चे को सेंटर में रखना है। जॉन डुई को याद कर लीजिए। चिल्ड्रन रिट्रेट द स्टोरीज ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स इन द क्लासरूम, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की कहानी दोहराते हैं जो टीचर्स ने या स्टूडेंट्स ने सुनाई है। चलो ठीक है। चिल्ड्रन शेयर एंड इंटीग्रेट स्कूल नॉलेज विद देयर एक्सपीरियंसेस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल, बच्चे स्कूल के अंदर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूली ज्ञान को जोड़ते हैं और साझा करते हैं, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। ये इससे बेहतर है ऑप्शन, क्योंकि हमें सबसे बेहतर ऑप्शन चाहिए, है ना। चिल्ड्रन वर्क टुगेदर एंड इन ग्रुप्स टू लर्न एनी सब्जेक्ट, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, लेकिन इसके जितना नहीं है जिसमें वो खुद से अपने किताबी ज्ञान और बाहर के जीवन से जोड़ करके साथ में एक नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है। चिल्ड्रन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद पीयर्स एंड टीचर्स इन द क्लासरूम, जो बच्चे हैं वो साथियों और शिक्षकों के साथ जो है अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चा
एक्टिव होगा या उसका नॉलेज का निर्माण होगा वो होगा ये जो रियल लाइफ से जोड़ने को लेकर के आपका एनसीएफ भी जिसको कहता है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है चारों में, वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये कहता है एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज डैश एंड दीज आर लर्न्ड डैश। पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाएं कि तुम पुरुष हो तो ये कपड़े पहनोगे, ऐसे चलोगे, ये काम करोगे, महिला हो तो ये करोगी, ऐसे करोगे। तो ये जो पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है डैश के माध्यम से। पुरुष और महिला होने के साथ अपेक्षा जो जुड़ी हुई है, क्या है ये, सोशल कॉन्टेक्स्ट है। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज ने बना दिया है ना, तो जेंडर रोल कहते हैं इनको। ठीक, ये बात तो सही है, ये क्या है, जेंडर रोल है। और क्या है, आर रेफर्ड टू एज, इनको स्टीरियोटाइप भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टेंसी हटा देते हैं। जेंडर बायस मेनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, नहीं ऐसा नहीं है, ये सेकंड वाला ऑप्शन गड़बड़ हो जा रहा है, बाकी के फर्स्ट तो ये भी चल जाएंगे, इसको जेंडर बायस स्टीरियोटाइप में भी डाल सकते हो, इवन स्टीरियोटाइप में तो डाल ही सकते हो, लेकिन इनको जेंडर रोल्स तो कहते ही कहते हैं, ये बात सबसे आसान है समझना। अब जेंडर रोल्स में स्टीरियोटाइपिंग अगर हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ठप्पा लगा दे कि ये काम यही करेगा, तो वो स्टीरियोटाइप में चला जाएगा। जेंडर रोल्स कहते हैं दीज आर लर्न्ड, कहां जेंडर रोल्स कहां सीखे जाते हैं, थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड। बचपन से ही, अरे तुम लड़की हो धीरे बोलो, है ना, ये करो, उल्टे जवाब मत दो, ये क्या है, जेंडर रोल्स में टाइपिंग की जा रही है आपकी, जेंडर रोल टाइपिंग कह देते हैं फिर उसको, और फिर वो अंतर क्रिएट करती जाती है तो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देगी। तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही है, क्योंकि ये बचपन से लेकर अडल्टहुड तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके सेकंड ऑप्शन सही नहीं थे, नहीं तो ये यहां पे स्टीरियोटाइप भी चल जाता, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन सेकंड पार्ट सही नहीं है, उन्होंने कह दिया सिर्फ चाइल्डहुड तक। चाइल्डहुड तक कहां है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। यानी बच्चों में विविधता होगी, इस बात को लेकर के एक सम्मानजनक विचार कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी बुद्धि के बारे में, यानी इंटेलिजेंस को विविधता के रूप में देखा जा सकता है शिक्षार्थियों के बीच, इसका समर्थन कौन करता है कि इंटेलिजेंस में भी विविधता पाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, कि बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, जबकि ज्यादा प्रभावित होती है आनुवंशिक कारकों से। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ये कहना गलत होगा। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एनवायरमेंट से भी प्रभाव पड़ेगा। भाई आंखों का रंग तो ऐसा ही रहेगा, आप चाहे स्कूल जाओ मत जाओ, मुंह धो मत धो, आंखों का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा ना। लेकिन इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ी है, इंटेलिजेंस पे अगर आप काम नहीं करोगे, एज के साथ सीखोगे नहीं, माहौल नहीं दोगे, तो वो विकसित नहीं हो पाएगी ठीक से। तो ये बात गलत हो जाएगी कि एनवायरमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। आईक्यू टेस्ट आर दी ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, ये एकदम नेगेटिव बात है। जो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। यही मल्टी डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट पे हार्वर्ड गार्डनर ने बात किया, आपके सिलेबस में सीटेट के बिल्कुल लिखा हुआ है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। यानी बुद्धि के कई आयाम हैं, अलग अलग प्रकार से बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई एकेडमिक्स में अच्छा होगा, तो वो सब इंटेलिजेंट हैं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन, 8 प्रकार की बुद्धि बताई भी हुई है गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नए पुराने अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सब मिक्स करके मिलेंगे आपको, लेकिन मिलेंगे सिलेबस से ही। आप किसी के लिए भी देख लो, कोई कह रहा है कि मैम चंडीगढ़ जेबीटी के लिए देख सकते हैं, किसी भी पेपर के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस जहां भी पेडागोजी आ रही है, चाहे वो डीट प्लस बी हो, केवीएस हो, ये टॉपिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए। है पर्टिकुलरली सीटेट को लेकर के 30 क्वेश्चंस का सेट, लेकिन ये टॉपिक्स जहां जहां कॉमन है वो सारे लोग देख सकते हैं। पेडागोजी में ये टॉपिक कॉमन ही रहते हैं, इसीलिए सीटेट को बेस कहा जाता है कि आप पहली सीढ़ी है, बेस बना लीजिए, आगे तक हेल्प मिलती है इन टॉपिक्स की। क्योंकि जेंडर है, सोशलाइजेशन है, इंटेलिजेंस है, ऐसे कितने टॉपिक हैं, डेवलपमेंट है, जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो सामान्य बुद्धि की जो अवधारणा है कि बुद्धि एक ही एक जनरल तत्व होती है, सामान्य तत्व होती है, या तो होगा या तो नहीं होगा, इसको क्रिटिसाइज किसने किया और वैकल्पिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने तो जनरल और स्पेसिफिक पे बात की हुई है, जनरल इंटेलिजेंस पे बात इन्होंने ही की बल्कि। तो ये हार्वर्ड गार्डनर ही बचते हैं यहाँ, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और एक जनरल इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज किया है, या आईक्यू को भी क्रिटिसाइज किया है इन्होंने।